दोस्तों मित्रों, जब हम कहानी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कथानक आने लगते हैं। चाहे हमारी बचपन की कहानियाँ हो, चाहे हमारे आस पड़ोस की चीज़ें हो, हमारी माँ, नानी, दादी या हमारे दोस्तों मित्रों बचपन में जो कुछ सीखा हमने पास पड़ोस से। कई तरह की कहानियाँ, कई तरह के मुहावरे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती है। कभी परियों की कहानी, कभी संतों की कहानी, कभी लोक जीवन की कहानी, कभी किसी बड़े पैसे वाले आदमी की कहानी, कभी किसी गरीब की कहानी, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारे नैरेटिव हमारे यहाँ चलते रहे हैं। तो असल में होता ये कि कहानी की जो अगर कला की हम बात करें आधुनिक काल में, उसकी वास्तविक शुरुआत की बात करें तो असल में उसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में ही होती है। और प्रेमचंद के आने के साथ ही उसका एक व्यवस्थित रूप हमारे सामने आता है। तो उसके आने का मतलब है कि कहानी तो बहुत तरह की रही है, लेकिन कहानी कहने का एक स्टाइल होना चाहिए ना हमारे पास। तो उस स्टाइल में किस प्रकार की कहानी चल रही है, समाज के बारे में कितना जिक्र हो रहा है, जीवन के बारे में कितना हो रहा है, कहानी का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, उसका कथानक क्या है, वो सारी चीज़ें कैसे चल रही है। तो उन सारी चीज़ों को समझे बगैर कहानी के इतिहास को, कहानी की वास्तविकता को समझना बहुत मुश्किल है। बाकी शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा आदर्शवादी कहानियाँ लिखी जाती थी। जाहिर सी बात है, आदर्शवाद, फिर यथार्थवाद और फिर प्रगतिवाद, फिर मनोविज्ञान, आंचलिकता, ये सारे विषय उसमें आने लगते हैं। निर्मल वर्मा के वे दिन जैसे कहानी संग्रह साहित्य अकादमी को भी सम्मानित हो चुके हैं। फिर प्रेमचंद, जैनेन्द्र, गे, यशपाल, रेणु, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी, ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि आदि प्रमुख कहानीकार हैं। तो आज के समय के आधुनिक काल के जो प्रमुख कहानीकार इनका नाम बता रहे हैं, इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार लिख रहे हैं। और अब तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगा है, या महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उपस्थित किया है। तो इस लिहाज से अगर हम व्यवस्थित रूप से कहानी कला या कहानी के विकास की परंपरा की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे रचनाकार हैं। और कहानी के तत्व में हिंदी की पहली कहानी को लेकर भी बहुत सारे विवाद हैं। किस तरह से इसको देखा जाए। इंशाअल्लाह कहा कि कहानी को माना जाए 1803 या 1808 में रानी केतकी की कहानी। तो ये एक पूरी परंपरा है जिसको आप हिंदी साहित्य की दुनिया को समझने के लिए समझ सकते हैं। सिर्फ बेसिक अगर रिसर्च करें तो आपको जानना है। और थिएटर लटकों झटकों में भरी है। वही 1871 में अमेरिकी पादरी रेवरेंड ने न्यूटन द्वारा रचित कहानी एक जमींदार का दृष्टांत आदर्शवादी धर्म प्रचारक दृष्टिकोण उन्मुख को आंतरिक संरचना की दृष्टि से कमजोर रचना है। फिर किशोरीलाल गोस्वामी की प्रणयनी परिणय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी जो अपने समय के बड़े रचनाकार थे, उनकी राजा भोज का सपना है। भारतेंदु ने खुद लिखी एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भी अपने पारंपरिक रूप से कहानी के उस स्ट्रक्चर को तोड़ती है। फिर कुछ लोग मानते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी पर मिट्टी, फिर आचार्य शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, राजेंद्र वारा घोष बंग महिला द्वारा रचित धुलाई वाली आदि कहानियाँ मानी जाती है ना। इंदुमती 1900 को शुक्ल जी इसी शर्त पर हिंदी की पहली कहानी मानते कि वह किसी बंगला कहानी की छाया न हो। बाद में शेक्सपियर की रचना द टेम्पेस्ट को प्रभावित पाए जाने पर हिंदी की पहली कहानी बनाने की ओर के बाहर कर दिया गया, है ना। पहले शुक्ल जी मानते थे कि इस पर किसी कहानी का प्रभाव नहीं होगा, तो हम बंग जो महीना वाली जो कहानी है उसको हम पहली कहानी मानेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि शेक्सपियर की किसी टेम्पेस्ट की रचना से प्रभावित है, उसका प्रभाव है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी से प्रभावित है तो उसका प्रभाव उसमें दिखेगा, तो वो फिर उसकी वास्तविक रचना नहीं होगी ना। फिर बाद में देखिए, इसके बाद से बहुत सारे कहानीकार आने लगते। प्रेमचंद के आने के साथ देखिए फिर हमारे गुलेरी जी भी थे। तो इन तमाम लोगों ने हिंदी कहानी की परंपरा को, हिंदी कहानी को कहीं विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब कहानी क्या है, किसी बात को कहने का तरीका है। वो तरीका क्या है, उसमें सिर्फ आप कल्पना है, किसी फैंटेसी लिख रहे हैं कि उसमें वास्तविकता के साथ संबंध है, आप भाषा को लेकर कुछ नया ट्रीटमेंट करने को, नया भावबोध हमारे सामने लेके आ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मायने रखती है। अब लेखक उसमें क्या प्रयोग कर रहा है, कैसे प्रयोग कर रहा है, वो लेखक की अपनी मर्जी है। 1900 से 1915 तक का समय माना जाता है कहानी इस विकास के क्रम का। मन की चंचलता माधवा प्रसाद मिश्र 1907 में, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी 1902, पंडित और पंडितायनी गिरिजा दत्त वाजपेयी 1903, 11 वर्ष का समय शुक्ल जी 3, धुलाई वाली बंग महिला 7, विद्या बहार विद्यानाथ शर्मा 1909, राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा 1909, ग्राम प्रसाद की कहानी 1911, सुखमय जीवन
गुलेरी जी की 1911, रसिया बालम जयशंकर प्रसाद 1912, परदेसी विश्वम्बर नाथ जिज्या 1912, कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह 13, रक्षाबंधन विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक 1913, उसने कहा था गुलेरी जी की ये प्रसिद्ध कहानी पता ही आपको। 1915, आदि के प्रकाशन से सिद्ध होता है कि इस आरंभिक काल में हिंदी कहानियों का विकास चिन्ह मिलते हैं। 1950 तक हिंदी कहानी अपना एक विस्तार संसार हमारे सामने लेकर आती है और जाहिर सी बात है कि इस विस्तृत संसार में बहुत सारी चीज़ें आने लगती है। फिर 1916 में प्रेमचंद की कहानी शोध प्रकाशित होती है। प्रेमचंद कहानी की कला क्या है, कहानी क्या है, कहानी कैसे कहा जाता है, उसको शायद एक मोटा मोटी संसार हमारे सामने रखते हैं। और 1936 में जब उनकी कहानी आती कफन, कफन को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कफन कहानी कैसे लिखी गई, उसका भाषा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बात को कहने का तरीका क्या है। अगर हमें ज़रा भी कहानी की समझ होगी तो हम जैसे ही कहानी में उतरेंगे हमें कहानी का भाव, कहानी का मैसेज पता चल जाएगा। और इन 20 वर्षों के अंतराल में कहानी कैसे अपने आप को निरंतर उस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकाल करके एक वास्तविक संसार में लेकर आती है। प्रसाद की कहानी है इंद्रजाल 1936 में आती है, भी गुंडा, सलीम, विराम चिन्ह आदि कहानियाँ आती है। तो किस प्रकार से प्रेमचंद खुद आदर्शवाद की दुनिया से निकल करके एक यथार्थ की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और यथार्थ की दुनिया में प्रवेश करने का मतलब ये था प्रेमचंद का कि प्रेमचंद कहीं न कहीं जीवन की उस वास्तविकता से हमें रूबरू करवा